पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुहास की शादी के लिए उस क्षेत्र के बेहद सम्मानित रईस ठाकुर गजराज सिंह उसके घर आते हैं। घर वर जंचने पर वो अपने पंडित की सलाह पर एक दिन बाद ही शगुन लेकर आने की बात करने के लिए अपने मुनीम को भेजते हैं। पहले तो सुहास के बाबूजी अपनी विवशता जाहिर करते हैं कि इतनी जल्दी वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, पर गजराज सिंह सारी तैयारी का दारोमदार खुद पर ले लेते हैं और शगुन की तैयारी बड़े ही जोर शोर से शुरू हो जाती है। अब आगे पढ़े। ठाकुर गजराज सिंह दिन भर शगुन की तैयारियों का जायजा लेकर थक जाते हैं और बेटा राघव के कहने पर अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, पर नींद नहीं आती। वो सोचने लगते हैं, उन्होंने इतनी शीघ्र विवाह करने की कभी नहीं सोची थी। वो प्यार से उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। वो तो अपनी बेटी गुड़िया को खूब पढ़ा लिखा कर एक कामयाब जिंदगी देना चाहते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी एक बड़ी अधिकारी बने। इसी कारण उन्होंने उसे घर गृहस्थी के काम से दूर रखा था। उसे कस्बे के स्कूल से अच्छे नंबर से 12वीं पास करने के बाद उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं यूनिवर्सिटी से उसने बीएससी पास किया और अब वो एमएससी कर रही थी। ठाकुर गजराज सिंह जी महीने में एक बार अपनी लाडली बेटी से मिलने जरूर जाते थे। इस बार भी ठाकुर साहब ने जाने की तैयारी की, पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। ठाकुर साहब ब्लड प्रेशर के मरीज थे। जब भी वो अपने परहेजी खान पान से इत्र कुछ उल्टा सीधा खा लेते थे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। ठाकुर गजराज सिंह लजीज पकवान के शौकीन थे। उस रात भी जमकर तेल मसालेदार चटपटा व्यंजन खाया था। परिणाम स्वरूप सुबह से ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फिर चक्कर आने लगे। खुद पर काबू न रहा। सारी तैयारी जाने की हो गई थी। बेटी की पसंद की सारी चीजें उन्होंने मंगवा कर रखवा दी थी। राघव ने जब अपने पापा की तबीयत खराब देखी तो बोला, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन जब चलेगी गुड़िया से मिलने, जब आप अच्छा महसूस करेंगे पापा। पर ठाकुर गजराज सिंह बोले, नहीं बेटा, गुड़िया इंतजार करेगी। ऐसा करो बेटा राघव, तुम और बहू चले जाओ। सारी तैयारी हो चुकी है। मैं जब ठीक महसूस करूंगा तो फिर चला जाऊंगा। आज तो तुम बहू के साथ चले ही जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करना राघव का पहला कर्तव्य था। वो अपनी पत्नी वैदेही से तैयार होने को कहता है कि पापा चाहते हैं तुम भी चलो मेरे साथ गुड़िया से मिलने। वैदेही पहले तो मना करती है और कहती है कि पापाजी की तबीयत ठीक नहीं, अगर कोई जरूरत हुई उन्हें तो मैं नहीं चलती हूँ, पापा जी के साथ रहूंगी। पर राघव कहता है, इतने सारे नौकर चाकर किस लिए है? उनकी और इस घर की देखभाल के लिए ही तो। अब जब पापा ने कहा है तो तुम भी साथ चलो, वरना उन्हें बुरा लगेगा। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। राघव के कहने पर वैदेही शहर अपनी नंद गुड़िया से मिलने जाने को तैयार होने लगती है। अभी राघव और वैदेही के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो इस जिम्मेदारी से मुक्त थे। राघव और वैदेही ठाकुर गजराज सिंह को हिदायत देकर कि अपना ख्याल रखे और नौकरों को भी उनकी देखभाल सेवा करने को बोलकर दोनों गुड़िया से मिलने खुशी खुशी चल पड़े। वैदेही भी जब से शादी कर इस खानदान की बहू बनी थी, गिने चुने बार ही पति के साथ बाहर जाने का मौका उसे मिला था। बड़े ठाकुर खानदान की बहू, जिसकी सास भी नहीं थी, उसे इसकी मर्यादा का खास ख्याल रखना पड़ता था। भले ही कई नौकर चाकर थे, पर उनसे काम तो करवाना ही पड़ता था। सबको जिम्मेदारी बांटनी पड़ती थी। इस कारण वो यदा कदा ही बाहर जा पाती थी। आज गुड़िया से मिलने के बहाने वो शहर घूम लेगी, और पति साथ थे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राघव भी बेहद उत्साहित था। उसे भी अब तक वैदेही के साथ इस तरह घूमने का मौका नसीब नहीं हुआ था। राघव ने अपनी इसी निजता को ध्यान में रख ड्राइवर चाचा को भी रोक दिया। घर में नौकरों की भीड़ और ऊंचे कुल की मर्यादा के कारण वो खुलकर जी नहीं पता था। इसी वजह से आज जब ये सुनहरा अवसर मिला था तो उसका फायदा वो उठाने को सोचता है। यही सोचकर राघव ने ड्राइवर से बोला, चाचा आप पापा का ध्यान रखना, गाड़ी मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा। और खुद ही गाड़ी ड्राइव कर वैदेही को साथ ले गुड़िया से मिलने चल पड़ा।
राघव का ये सफर एक सुहाना सफर बन गया था। गाजीपुर से बनारस का सफर वो और वैदेही पूरी इंजॉयमेंट के साथ एक एक पल भरपूर जी रहे थे। बातें करते हुए वो जा रहे थे, तभी सामने एक अच्छा सा ढाबा दिख राघव को। वो वैदेही को कुछ खिलाने पिलाने के लिए उस ढाबे पर रुक गया। राघव ने वैदेही की पसंद का खाना ऑर्डर किया। वैदेही और राघव खाते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी राघव ने एक प्लान बनाते हुए कहा, वैदेही मैं सोच रहा था कि मैं आज तक कहीं भी तुम्हें घुमाने नहीं ले गया हूं। अगर तुम कहो तो गुड़िया से मिलने से पहले हम कहीं घूमने चलते हैं। घूम कर आए, फिर गुड़िया से मिलेंगे और तब फिर घर वापस चलेंगे। क्या कहती हो? वैदेही ने राघव की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं क्या बोलूं मैं? आपने तो मेरे मुंह की बात बोल दी। मैं भी यही चाहती हूं। जब से हमारी शादी हुई है, घर गृहस्थी के काम ऐसा उलझी हुई हूं कि कुछ और सूझता ही नहीं मुझे। शायद पापा जी ने इसीलिए हम दोनों को भेजा है कि हम भी थोड़ा बाहर निकलकर घूम सके। फिर उत्साह से राघव से चहकते हुए बोली, सुनिए जी, मैंने बनारस के गंगा घाटों के बारे में बहुत सुना है। वहां के 80 घाट बहुत मशहूर है। मेरी एक सहेली वहां गई थी, उसने बहुत तारीफ की थी। एक असीम शांति मिलती है वहां गंगा मैया के दर्शन करके। मुझे तो बस वहीं जाना है। फिर बड़े ही मनोहार के स्वर में बोली, आप मुझे ले चलेंगे ना? गंगा मैया के दर्शन करवाएंगे ना? फिर जब मैं मायके जाऊंगी तो मैं भी उससे बताऊंगी कि मैंने भी 80 घाट के दर्शन किए हैं। अपनी इच्छा जाहिर कर वैदेही राघव की ओर इस अंदाज में देखने लगी मानो वो पूछना चाहती हो कि आप मुझे ले चलोगे क्या? राघव वैदेही को घुमाना तो चाहता था, पर वो कोई अच्छी सी फिल्म देखना चाहता था। उसने बनारस के छवि चित्र मंदिर के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी सबसे, पर हमेशा वो पापा के साथ आता था, इसलिए कभी फिल्म देखने का मौका नहीं मिल पाता था। आज वो अपनी ये हसरत पूरी करना चाहता था, पर वैदेही 80 घाट घूमना चाहती था। दोनों के मन का हो इतना वक्त उनके पास नहीं था। कुछ वक्त गुड़िया के साथ बिताकर उन्हें वापस घर भी जाना था। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। राघव ने अन्य इच्छा को दबाते हुए पत्नी वैदेही की इच्छा को पूरा करना ज्यादा उचित समझा। पहली बार वैदेही ने उससे कुछ कहा था, अब उसे भी पूरा नहीं करता तो? वैदेही तो कुछ नहीं कहती, पर वो खुद को अपराधी महसूस करता कि उसकी पत्नी ने एक लालसा व्यक्त की थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। उनका खाना खत्म हो गया था। खाने का बिल भुगतान कर राघव ने वैदेही से कहा, अब पेट पूजा तो हो गई, चलो अब तुम्हारी इच्छा पूरी कर गंगा मां की पूजा भी कर ली जाए। राघव के मुंह से 80 घाट जाने की बात सुनकर वैदेही खुशी से उछल पड़ी। दोनों ढाबे से बाहर निकालकर गाड़ी की ओर बढ़ चले। अब ज्यादा लंबा रास्ता नहीं बाकी रह गया था। करीब 1 घंटे में वो दोनों बनारस के मशहूर 80 घाट पर खड़े थे। वैदेही बेहद धार्मिक थी। उसने गंगा मां को देखते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। फिर सामने ही स्थित भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने गए। वैदेही ने विधिवत भगवान शिव का अभिषेक लिया। राघव इन सब से अलग पास खड़ा सब देख रहा था और पत्नी के संस्कार देखकर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा था। भले ही वो ना सही, पर उसकी पत्नी तो धर्म कर्म में रुचि लेती है। पूजा संपन्न होने पर वैदेही वहीं ऊपर के घाट पर बैठकर गंगा मैया का अनुपम सौंदर्य निहारने लगी। राघव भी उसके पीछे पीछे आया और वैदेही को इस तरह मुग्ध भाव से गंगा की अविरल धारा को निहारता देख वो भी उसके बगल में बैठ गया। चारों ओर फैली शांति मन को अद्भुत अनुभव दे रही थी। पास बैठे पति की ओर देखते हुए वैदेही बोली, आपको पता है, माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद इसी घाट पर जहां माँ गंगा और असी नदी के संगम होता है, वहीं पर उस तलवार को फेंका था जिससे उनका वध किया था। वैदेही ने पति राघव को बताया। राघव ने ना में सर हिलाया और बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता। तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिल जाती है? फिर वैदेही को छेड़ते हुए बोला, मुझे पक्का यकीन है कि ये भी तुम्हारी सहेली ने ही बताया होगा। राघव के इस अंदाज में तुम्हारी सहेली कहा कि वैदेही समझ गई कि राघव उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बनावटी गुस्से से राघव को घूरती है और राघव को और अपना हाथ मुक्का बनाकर तान देती है।
राघव भी बनावटी डर दिखाते हुए बचने की कोशिश करता है। राघव आगे आगे वैदेही पीछे पीछे भागते हैं। राघव भागते हुए भूल जाता है कि वैदेही ने साड़ी पहनी हुई है, वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकती। जब राघव को अपने पीछे आ रही वैदेही की आवाज नहीं सुनाई पड़ती तो वो पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे वैदेही कहीं दिखाई नहीं देता। वो असमंजस में खड़ा हो जाता है। वहीं रुककर वैदेही की प्रतीक्षा करता है। जिस ओर से वो आया था उसी ओर पलटकर वो खड़ा हो जाता है और वैदेही का इंतजार करता है। जब करीब 2 मिनट बीत जाते हैं और वैदेही नहीं आती दिखती है तो राघव वापस लौट जाता है वहीं जहां वो बैठे थे, पर वैदेही नहीं दिखती। अब राघव घबरा जाता है कि आखिर वैदेही कहाँ चली गई। अब वो कहाँ तलाशे वैदेही को। अगले भाग में पढ़े आखिर इस तरह वैदेही कहाँ चली गई। क्या राघव तलाश पाया वैदेही को? क्या वो अपनी बहन गुड़िया से मिला या बिन मिले ही घर वापस आ गया? पढ़े अगले भाग में।